हेलो एवरीवन, आज हम डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स पढ़ेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट मीन्स द एवरेज एज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी कोई इंसान कितने टाइम तक ऑन एन एवरेज जिएगा। जैसे जो भी बच्चा 2020 में पैदा हुए हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो 70 साल तक जिंदा रहेंगे। बट ये कोई पक्का नहीं है, मे बी वो 1 साल भी ना पूरा कर पाए या उसकी 30 इयर्स में मृत्यु हो जाए या फिर वो 90 इयर्स तक भी जिंदा रह सकता है। ये आपको बस एवरेज बताता है कि कंट्री में ऑन एन एवरेज कितनी एज पे लोगों की डेथ होती है। जैसे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन वाइज डेथ रेट ऐसी थी, ज़्यादातर छोटे बच्चों की ही डेथ हो रही थी, मोर देन 40%। ये इसलिए हो सकता है कि उस समय सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, हेल्थ केयर की भी कमी थी, तो इसलिए इस टाइम में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 इयर्स थी। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ की सिचुएशन बदली तो इन सब में थोड़ा चेंजेस आए और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इम्प्रूव कर रही है। ये डेटा है 2018 का, जिसमें अब 4 साल की उम्र तक के बच्चों की डेथ पहले से घटकर 11.5% हो गई है। ये अभी भी बहुत ज्यादा है बट कंपैरेटिवली पहले से कहीं ज्यादा बेटर है। अब ज्यादातर लोगों की डेथ 60 इयर्स के बाद ही होती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे आप मेल हो या फीमेल हो। मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 इयर्स है जबकि फीमेल्स की 71 इयर्स। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो 2018 के डेटा को वापस से देखते हैं तो जो हम देख रहे हैं कि 11.5% डेथ हुई है 4 साल तक के बच्चों की। इस डेटा को थोड़ा और नज़दीक से देखें तो इसमें हमें मिलेगा कि इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 1 साल से कम के हैं, यानी 10% जो बच्चे हैं 1 साल से भी कम एज पे उनकी डेथ हो गई। सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि हम देखते हैं कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे भी नहीं बना पाए, उनकी उससे पहले ही मृत्यु हो गई। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 190 था, यानी कि 1000 बच्चों में से 190 बच्चे 1 साल के पहले ही मर जा रहे थे। अब ये पहले से कम हो गया है, अब हमारे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 28 है। अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे बच्चे को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया टाइम पे या फिर सही मेडिकल हेल्प नहीं मिली, तो जो भी है ये बहुत बुरा है। लिटरेसी रेट, तो लिटरेट या पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? अ पर्सन एज्ड 7 and above who can both read and write with understanding in any language is treated as literate। यानी कि हम 7 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस उम्र में किन लोगों को किसी भी लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना दोनों ही आता है। जिसको ये दोनों आता है उसे हम लिटरेट कहते हैं। अगर सिर्फ पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता, उसको हम लिटरेट नहीं बोलेंगे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 74% लोग लिटरेट हैं। एनरोलमेंट रेशियो, नाउ वी विल लुक एट 2 थिंग्स, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट एनरोलमेंट रेशियो। एनरोलमेंट यानी कितने लोगों ने स्कूल में दाखिला या एनरोलमेंट लिया है। तो ये हम एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हाई एजुकेशन के लिए पता लगाते हैं कि कितने लोगों ने इन सब क्लासेस में एडमिशन लिया है, और ये होता है हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और इन सब क्लासेस के लिए अलग अलग एज ग्रुप होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री में 6 से 14 साल के बच्चे एडमिशन लेते हैं, सेकेंडरी में 14 से 16 साल के, सीनियर सेकेंडरी में 16 से 18 साल के और हायर सेकेंडरी में 18 से ऊपर। तो हम अगर सेकेंडरी की बात करें जहाँ एज ग्रुप 14 से 16 साल है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इन सब की एज 14 से 16 साल ही होगी। कुछ लोग एज ग्रुप से छोटे भी हो सकते और कुछ लोग क्या होता है मे बी रिपीट कर रहे हो क्योंकि वो फेल हो गया, जो भी है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं कि 14 से 16 साल के कितने बच्चों ने सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन लिया, वो थोड़ा कम होगा। तो जिसमें हम सभी बच्चों को इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम एज को कंसिडर नहीं करेंगे, वो होगा हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। पर जब हम एज को इंक्लूड करेंगे कि 14 से 16 साल के कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है हायर सेकेंडरी में, उसको हम लोग नेट एनरोलमेंट रेशियो कहेंगे। और अभी इसी में एक चीज आती है,
नेट अटेंडेंस रेशियो। तो स्कूल में सिर्फ एनरोल करना काफी नहीं है, बल्कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग एक्चुअल में जाके क्लासेस अटेंड करते हैं। इसके लिए हम नेट अटेंडेंस रेशियो देखेंगे, और क्योंकि इसमें नेट का यूज है तो हम एज की बात करेंगे। तो हम जैसे 14 से 16 साल का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो सेम हम यहाँ भी देखेंगे कि पूरी पॉपुलेशन में 14 से 16 साल के जितने भी बच्चे हैं, उन 14 से 16 साल के कितने बच्चों ने जाके क्लासेस अटेंड की हैं। ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। पर कैपिटा इनकम, जो भी आप कमाते हो वो होती है आपकी इनकम। तो भारत की इनकम क्या होगी? ये होती है हमारी कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबकी इनकम को ऐड करके जो भी वैल्यू आती है वो होती है हमारी टोटल इनकम। तो कंट्री को आपस में कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि किस कंट्री के पास कितनी इनकम है। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है। तो मे बी किसी कंट्री में ज्यादा इनकम है, बट ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इसलिए हम कंट्री को आपस में कंपेयर करते हैं पर कैपिटा इनकम से। इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। इससे हमें पता चलता है कि कंट्री में पर पर्सन कितना पैसा है। जैसे इंडिया की टोटल इनकम तो अच्छी है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी है, जिसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाती है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1947। आपको पता है बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम क्या है? उसकी है $2227। तो भले ही भारत की टोटल इनकम बांग्लादेश से काफी ज्यादा हो, बट हमारी पर पर्सन इनकम बांग्लादेश से कम है। पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम कहते हैं। पर क्या आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम सही है? जैसे कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम को अगर हम लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1,45,000 रुपीज आएगा। तो आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ सबके पास इतनी इनकम आती है? मुझे तो नहीं लगता। किसी के पास इससे कई ज्यादा इनकम होगी, किसी के पास बहुत ही कम इनकम होगी। तो पर कैपिटा इनकम आपको ये नहीं बताता कि एक्चुअल में हर व्यक्ति के पास कितना पैसा है। तो जिसके पास पैसा है वो तो अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है, पर जिसके पास पैसों की कमी है वो कैसे अच्छे से जी पाए। तो कंट्री में सही से डेवलपमेंट हो रहे या नहीं, ये देखने के लिए हम यूज करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। कंट्री की एक्चुअल में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, ये हम सिर्फ पैसों से मेजर नहीं कर सकते, हमें और भी चीजें देखनी पड़ेगी। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजें देखते हैं। पहली है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी मतलब लोग ज्यादा टाइम तक जी रहे हैं, सबकी हेल्थ मतलब अच्छी है। दूसरा है एजुकेशन, यानी अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एंड फाइनली जब ये दोनों अच्छे हैं और आपकी पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है तो हम बोलेंगे कि कंट्री अच्छी है, डेवलप हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है? जैसा आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है स्कूल से जिसमें आपके मार्क्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में और आपने कैसा परफॉर्म किया ये लिखा होता है, सेम ऐसे ही सारी कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है जिसमें ये बताते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। सबको कंपेयर करते हैं और इनकी रैंकिंग होती है। ये रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 131। भूटान जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री उसकी हमसे बेटर है, उसकी है 129। नेपाल की है 142। बांग्लादेश की है 133। यू नो व्हाट, श्रीलंका की कितनी है? श्रीलंका की है 72। ग्रेट। हाउ कैन वी फॉरगेट पाकिस्तान? पाकिस्तान की है 154। अफगानिस्तान में सिचुएशन थोड़ी खराब है, उसकी रैंक है 169। म्यांमार की है 147। सो आई होप आपको ये टर्म समझ में आए हो। अगर नहीं आए तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।